नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में। हमारा जो चैप्टर है बादल राग, जो हमारा चैप्टर है बादल राग, ये लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा। तो चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपने देखा कि लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा उनकी उस कविता के बारे में। कविता यानी कि मेघ आए बन ठन के सवर के। तो इसमें कवि ने मेघों की तुलना शहर से आने वाले एक प्रवासी या अतिथि के रूप में किया है, या एक दामाद के रूप में किया है कि जब मेघ आते हैं कैसे वो बन ठन के आते हैं, कैसे वो संवर के आते हैं, कैसे एक तरह से उनको देखने के लिए कैसे जो लोग हैं वो उत्साहित होते हैं। यानी कि जब पूरी धरती भीषण गर्मी से तप रही होती है, धरती पर जून का महीना होता है, मई जून का महीना होता है, भीषण गर्मी से जब धरती तप रही होती है और उसी समय जो ये मॉनसून आता है और उसमें जो बारिश की फुहारें आती हैं शुरुआत में ही। और गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा तेज आंधी भी चलती है, तूफान आता है। तो उसी आंधी तूफान में जो बारिश की बूंदें आती हैं उसके साथ, तो उसी उसी सब का यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है। तो पूरी कविता में अलग अलग चीजों का यहाँ पर कवि ने मानवीयकरण किया है। जैसे सबसे पहले बादल का मानवीयकरण किया गया है। बादल को कहा है कि वो सज धज के संवर के आए हैं, किसी दामाद की तरह, किसी प्रवासी की तरह, किसी अतिथि की तरह। और वातावरण में किस तरह से जब वो आते हैं तो एक उल्लास का माहौल, एक बहुत ही उत्साह का माहौल हो जाता है और बादलों का सजीव चित्रण करके प्रकृति के उल्लास को यहाँ पर दर्शाया है। तो देखिए कविता हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली थी अपने लास्ट सेशन में और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भावार्थ भी बहुत अच्छे से इस कविता का समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत बड़ी कविता नहीं है, बहुत छोटी सी कविता है। छोटे छोटे आपके यहाँ पर 2-3 स्टैंजा हैं और मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक तरह से जो ये कविता है, इसके जो शब्द है, इसकी जो भाषा है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा एक सिंपल भाषा में लिखा गया है और ऐसे इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है और ऐसे इस कविता को लिखा गया है कि हम इसको इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप से और वातावरण से और बाकी चीजों से। तो ये बहुत ही ज्यादा सरल मैं कह सकती हूँ इसको आपके समझने के लिए है। तो फटाफट इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस भी किया था, साथ ही भावार्थ भी पढ़ा था। लेकिन आज भी हम एक बार यहाँ पर भावार्थ डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नहीं पढ़ा होगा वो भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करने हैं। तो रेडी हो जाइए आप सभी। देखिए शुरू करते हैं अपनी कविता को। पाठ और कवि का नाम आप सभी को पता है। पाठ का नाम है मेघ आए, कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, कवि का नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए। शुरू करते हैं कविता। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, खिड़कियां दरवाजे खुलने लगे। खिड़कियां दरवाजे खुलने लगे सब गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर, गांव में शहर के, मेघ आए बंठन के सवर के। मेघ आए बंठन के सवर के। तो देखिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं मेघों को कि वो कैसे बन ठन के सवर के, यानी कि बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं पृथ्वी पर जल बरसाने के लिए। जल से भरे हुए काले काले बादल जो हैं अब बिल्कुल तैयार होकर आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो पाहुन, देखिए आगे की पंक्ति में
यहाँ पर मेघ ऐसे बंठन सवर के आए हैं जैसे शहर से कोई जो व्यक्ति है, अतिथि जो है, जो दामाद है, वो बंठन के सवर के आ रहे हो। और आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जो वर्षा होती है, मेघ आने से पहले, वर्षा, मेघों के आ जाने के बाद वर्षा होने से ठीक पहले बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। तो उन हवाओं को भी गांव की किशोरियों के साथ उनकी तुलना की गई है, किशोरियों की उपमा दी गई है। कहा आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जब पाहुन आए हैं तो उनके आने की खबर पूरे गांव में कौन पहुंचाता है? जब देखिए गांव से कोई मेहमान आते हैं तो गांव की जो बच्चियां होती हैं, गांव के जो बच्चे होते हैं, वो एक घर से दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में दौड़ दौड़ कर जाते हैं और पूरी खबर जो है चारों तरफ फैला देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो बयार है, जो हवा है, वो ये बताने के लिए आई है कि वर्षा होने वाली है, बादल बिल्कुल आ चुके हैं। तो इस तरह से वो नाचती गाती जो बयार है, वो किशोरियां हैं, वो पूरे गांव में घूम रही है कि हमारे जो दामाद हैं गांव के, वो आ रहे हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। और आपने देखा होगा जब तेज हवा चलती है तो सारी खिड़कियां दरवाजे अपने आप भटकने लगते हैं, खुलने लगते हैं। और यानी कि सारे गांव के लोग जो है अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियां खोलने लगे हैं उस शहर से आए हुए अतिथि को देखने के लिए, उस शहर से आए हुए दामाद को देखने के लिए। पाहुन जो आए हो गांव के शहर से, तो गांव में शहर के, तो ऐसा लगता है कि गांव के जो दामाद हैं वो शहर से आ रहे हैं। बन ठन के सवर के, बिल्कुल तैयार होकर, बन ठन कर। तो बादल जो है बिल्कुल आ चुके हैं गांव में, गांव के ठीक ऊपर, और बिल्कुल तैयार हैं, जल से भरे हुए हैं, बरसने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बंठन के सवर के। पेड़ झुके झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो जब हवा चलती है तो पेड़ इधर से उधर, इधर से उधर झुकने लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो गांव के लोग हैं वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे देखने के लिए, गर्दन उचका उचका कर ऐसे देखने के लिए बिल्कुल एक तरह से उत्साहित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और जैसे ही वर्षा आने से ठीक पहले धूल, एक तेज जो आंधी चली है धूल भरी हुई, उसका भी यहाँ पर तुलना की गई है, उसकी भी उपमा दी गई है। गांव की जो किशोरियां हैं वो कैसे घाघरा उठाए एक घर से दूसरे घर में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रही है लोगों को बताने के लिए। क्या बताने के लिए? तो देखिए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। बाकी जो चितवन है, यानी कि एक तरह से पूरा जो मौसम है वो बिल्कुल एक उत्साहित हो गया है। नदी ठिठकी, अब जो नदी है उसको गांव की बहू बताया गया है। और क्योंकि गांव की बहू आ रही है तो शहर का अतिथि है, सॉरी, गांव की बहू खड़ी है और शहर का अतिथि आ रहा है। और खास तौर पर वो जो दामाद है घर का, तो वो थोड़ा सा शर्मा गई है और शर्म के कारण उसने अपना घूंघट जो है वो खींच लिया है, थोड़ा सा सरका लिया है नीचे को। और मेघ आए बंठन के सवर के, मेघ आ चुके हैं बंठन के सवर के। तो इस तरह से हमारा दूसरा यहाँ पर काव्यांश जो है कंप्लीट होता है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार लगाई, जुहार की बरस बाद सुध लीनी। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़ा पीपल जो है, यानी कि इतनी तेज हवा है कि जो बूढ़ा पीपल, बूढ़े का अर्थ लास्ट सेशन में बताया था कि पीपल हो गया, बरगद हो गए, साल, शीशम, सागौन, जो ये ऐसे पेड़ होते हैं, बहुत पुराने पुराने पेड़ होते हैं, तो उसको इसीलिए बूढ़ा कहा है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार लगाई। कोई भी जब अतिथि आता है तो घर के बड़े लोग उनका वेलकम करने के लिए जाते हैं, स्वागत करने के लिए जाते हैं। तो बूढ़े पीपल ने भी, क्योंकि उसमें भी हवा चल रही है और वो भी इस तरह से लहरा रहा है, तो उसने आगे झुककर उस मेहमान का स्वागत किया है। बोली अकुला सुध लीनी
बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता, ओट की हो के वार, ओट हो के वार की। और अकुलाई लता, देखिए जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उन पर जो परपोषी वृक्ष होते हैं, जैसे कि अमरबेल है ना, वो दूसरे पेड़ों पर चढ़ी भी रहती है। तो ऐसी ही एक लता है जो पीपल के पौधे पर चढ़ी हुई है। और यहाँ पर पीपल को बूढ़ा कहा है, बूढ़ा व्यक्ति बताया है, और इस अकुलाई लता को उसकी बेटी कहा है। अकुलाई यानी कि थोड़ा सा शर्मा कर वो पीपल की ओट लेकर, यानी कि अपने पिताजी के पीछे छुप कर कह रही है कि बरस बाद सुध लीनी, यानी कि उस अतिथि को उसके पति के रूप में दर्शाया है और कहा है कि तुमने बरस बाद सुध लीनी, क्योंकि जो वर्षा ऋतु है वो लगभग 1 वर्ष के बाद ही आती है। तो वो कहती है कि बरस बाद सुध लीनी, हर साया ताल लाया पानी परात भर के। और जो तालाब है उसमें भी पानी हिलोरे मारने लगा है खुशी के मारे, क्योंकि अब जब वर्षा होगी तो पानी का तालाब फिर से लबालब भर जाएगा। इसी तरह मेघ आए बंठन के सवर के। अंतिम जो हमारा यहाँ पर काव्यांश है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो अब गांठ खुल गई भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अक्षुढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। क्षितिज अटारी गहराई, क्षितिज यानी कि जहां पर हमें लगता है कि आसमान और धरती का मिलन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आसमान धरती से मिल रहा है। तो वहां पर जो है उस ऊंचाई वाले स्थान पर खड़े होकर वो जो लड़की है वो देख रही है और वो अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही है, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है, अंदर ही अंदर खुश हो रही है और मन मन में उस व्यक्ति से क्षमा मांग रही है। उस व्यक्ति से क्षमा मांग रही है। क्यों क्षमा मांग रही है? क्योंकि उसको वो एक भ्रम में पड़ गई थी, उसको संदेह हो रहा था अपने पति पर कि शायद वो अब उसको लेने कभी नहीं आएगा, शायद क्योंकि वो शहर में जाकर बस चुका है तो शायद अब वो गांव में क्यों आएगा। तो अब वो मन ही मन उससे क्षमा मांगती है कि मैं गलत थी, और अपनी जो उससे जब वो मिलती है तो मिलने पर झरझर बांध टूटा झरझर मिलन के अक्षुढर के, और जब वो उससे मिलती है तो दोनों जब मिलते हैं तो जो एक मिलने की जो खुशी है उससे उन दोनों के आंसू बहने लगते हैं, अर्थात वर्षा होने लगती है। यानी कि बादल जब इतने नीचे आ जाते हैं ऐसा लगता है वो धरती के पास आने वाले हैं, धरती को छूने वाले हैं, टच करने वाले हैं, तो तभी क्या होता है, वर्षा होने लगती है। तो एक तरह से खुशी के जो आंसू हैं वो गिर रहे हैं। और मेघ आए बंठन के सवर के। तो देखिए चैप्टर हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया है, लास्ट सेशन में भी बहुत अच्छे से हमने चैप्टर को क्लियर किया था। और अब हम इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कविता यहाँ पर लिखी गई है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा। तो हम शुरू करते हैं अपने इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर हम यहाँ पर करते हैं। देखिए चैप्टर को हमने पढ़ लिया है, भावार्थ भी हमने इसका समझ लिया है। बहुत ज्यादा कठिन शब्द इसमें ऐसे नहीं है कि जो आप लोगों के समझ में ना आए। मुझे लगता है बहुत ही सरल भाषा में ये कविता लिखी गई है और बहुत ही छोटी कविता है, ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी है, बहुत सारे काव्यांश हैं जो आपको समझ ना आए हो। देखिए चैप्टर क्लियर तो हो गया, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, कभी भी ऐसा होता है कि नहीं समझ में आया मैम, या कोई भावार्थ नहीं समझ में आया, या कोई शब्दार्थ समझ में नहीं आया, तो जरूर अपने डाउट्स क्लियर करें। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। बादलों के आने पर प्रकृति में जो जिन गतिशील क्रियाओं का कवि ने चित्रण किया है उन्हें लिखिए। जब बादल आते हैं तो प्रकृति में क्या क्या चीजें जो है एक्टिव हो जाती हैं, गतिशील हो जाती हैं,
उन चीजों को आपने लिखना है। कविता का भावार्थ अगर समझ में आ गया हो तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल है। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, बादलों के आने से प्रकृति में निम्न गतिशील क्रियाएं हुई। सबसे पहले बादलों की सूचना, आने की सूचना देने के लिए बयार जो है, हवा जो है वो चलने लगी है, हवा चलने लगी है, यानी कि पता चल गया है कि बादल आ गए हैं, यानी कि वर्षा होने वाली है। अगला है, उनके आगमन की सूचना में घर के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत तेज हवा चलेगी, बयार चलेगी तो घर के खिड़की दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। पेड़ों द्वारा मेहमानों का गर्दन ऊंची करके देखना, यानी कि पेड़ अब बिल्कुल इस तरह से लहरा रहे हैं और अपनी गर्दन ऊंची कर कर देख रहे हैं, तो एक तरह से वो मेहमान को देखना चाह रहे हैं। कौन मेहमान? बादल। आंधी का आना और धूल का उड़ना, यानी कि अब बादल बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और तेज आंधी आई हुई है और उसमें सारी धूल जो है वो उड़ रही है। नदी का ठिठकना और बाकी नजरों से देखना, नदी का ठिठकना, शर्माना और बाकी नजरों से, छुप छुप की नजरों से देखना। बुजुर्ग सदस्य पीपल का आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत करना। अगला, स्वागत में तालाब का पानी का परात भरकर लेकर आना। आकाश में बिजली चमकना और वर्षा की बूंदों के रूप में मिलन के अक्षु बहना। आकाश में बिजली चमकना, और देखिए एक बिजली चमकी और उसके बाद वर्षा शुरू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप देखते हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न था और अगर आपने भावार्थ समझ लिया है तो ये बहुत ज्यादा टफ आपके लिए नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? देखिए यहाँ पर अलग अलग चीजें लिखी हुई है, जैसे धूल, पेड़, नदी, लता, ताल। तो ये किसके प्रतीक है? धूल को स्त्री का प्रतीक बताया है, पेड़ को एक नगरवासी बताया है, नगरवासी यानी कि जो रहते हैं उस नगर में या उस गांव में। नदी को स्त्री बताया है, लता को मेघ की प्रतीक्षारत नायिका। लता यानी कि जो एक तरह से बेल जो है उसको बताया गया है, जो मेघों की प्रतीक्षा कर रही है, ऐसी नायिका। ताल को बताया है उनके घर का सदस्य। ठीक है, तो सब यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अगला है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों? तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा। किवाड़ की ओट से देखा क्योंकि एक तो वह बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही है और दूसरी ओर बादलों के देर से आने के कारण उनसे रूठी भी है ना, क्योंकि वो उसके पति है और पहला तो वो उसको देखने के लिए व्याकुल है और दूसरा वो उसके लेट आने से बहुत ज्यादा रूठी हुई है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, भाव स्पष्ट करना बहुत ही सरल, आसान आपके लिए हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर भावार्थ समझा हुआ है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। भाव नायिका, अब इसमें भाव आपने स्पष्ट करना है। तो नायिका को यह भ्रम था कि उसके प्रिय अर्थात मेघ नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी नायक के आने से उसकी सारी शंकाएं मिट जाती हैं। सारा जो उसके मन में एक तरह से जो शंका थी, जो संदेह था, वो मिट जाता है और वो मन ही मन क्षमा याचना करने लगती है। अगला है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। तो इसका भाव है कि मेघों के आने से सभी पर यह प्रभाव पड़ा है। नदी ठिठक कर जब ऊपर देखने की चेष्टा करती है तो उसका जो घूंघट सरक जाता है और वह तिरछी नजर से आए हुए आगंतुक को देखने लगती है। अगला है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? जब मेघ रूपी मेहमान आए तो उनके आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए?
तो मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में जो हवा है वो तेज बहने लगी, आंधी चलने लगी, जिससे कि पेड़ कभी झुक जाते तो कभी उठ जाते। ठीक है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, नदी बाकी होकर बहने लगी। बहुत ज्यादा उत्साहित होकर, देखिए जब वर्षा होती है ना तो नदी का जो बहाव होता है वो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा तेज हो जाता है। तो नदी बागी होकर बहने लगी। पीपल का वृक्ष भी झुकने लगता है, तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है, अंत में आसमान से वर्षा होने लगती है। और अगला प्रश्न है, मेघों के लिए बंठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? मेघों के लिए बंठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि कवि ने मेघों में सजीवता लाने के लिए, देखिए मेघ वर्षा करते हैं तो उनको सजीव दिखाने के लिए उनके बंठन के सवर के आने की बात की है। जब हम किसी के घर बहुत दिनों के बाद जाते हैं तो हम भी बंठन कर जाते हैं, सवर कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेघ भी बहुत दिनों के बाद आए हैं तो उन्हें बनने संवरने में तो देरी लगी ही होगी। ठीक है ना, तो प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। अगर अगला है, कविता में आए मानवीयकरण तथा रूपक अलंकारों के उदाहरण खोजकर लिखिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी कविता में, क्योंकि कविता इसी से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसी से हुई है। और कविता में आए मानवीयकरण तथा रूपक अलंकारों के उदाहरण खोजकर लिखिए। मानवीयकरण अलंकार कौन कौन से शब्दों में है? मेघ आए बंठन सवर के, बादलों का मानवीयकरण किया गया है। मेघ आए बंठन के सवर के। नाचती गाती बयार चली, नाचती गाती बयार चली यानी कि उसको गांव की किशोरी का बताया है। पेड़ झुक झांकने लगे, पेड़ों को नगरवासी बताया है। धूल भागी घाघरा उठाए, गांव के बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, यानी कि जो नदी का मन है वो बागी हो गया और वो शर्म से थोड़ा सा ठिठक गई। बूढ़े पीपल की जुहार, तो बूढ़ा पीपल का भी मानवीयकरण किया गया है। बोली अकुलाई लता, अकुलाई लता का भी मानवीयकरण किया गया है। हर्षाया ताल लाया पानी भर के परात, तो खुशी के मारे जो ताल है वो भी पानी भरकर परात ले आया है। इस तरह से काफी सारी जो चीजें हैं इनका यहाँ पर मानवीयकरण किया गया है। और क्षितिज अटारी गहराई, क्षितिज अटारी गहराई यानी कि जहां पर धरती और आसमान का मिलन होता है हमारी सोच से, वहां पर क्या हुआ? दामिनी दमकी यानी कि बिजली चमकी। ठीक है, तो इन दोनों में रूपक अलंकार है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है इसके काफी सारे जो प्रश्न हैं ये क्लियर हो गए हैं। कुछ और प्रश्न हैं, जैसे कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। कुछ यहाँ पर रीति रिवाजों का जो मार्मिक चित्रण हुआ है वो सबसे पहला है कि मेहमान चाहे किसी भी घर में आए परंतु उत्साह और उल्लास पूरे गांव में होता है। ठीक है, और सब लोग अपने अपने तरीके से मेहमानों का स्वागत करने में जुट जाते हैं। खास तौर पर ये गांव में होता है। गांव में अगर किसी की, क्योंकि गांव में जितने भी आसपास के लोग होते हैं उनमें काफी एकता होती है, उनमें बहुत प्रेम होता है, आपस में एक तरह से घनिष्ठता होती है। तो अगर मेहमान एक के घर में आते हैं तो पूरे गांव वाले जो हैं वो खुशी से एक तरह से उल्लास से भर जाते हैं। सब अपने अपने तरीके से मेहमान को खुश करने की कोशिश करते हैं, मेहमान को उनका सेवा करने की कोशिश करते हैं। गांव की स्त्रियां मेहमानों से पर्दा करने लगती हैं, बुजुर्ग झुककर उनका स्वागत करते हैं, पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। और इस तरह से कविता में कुछ ग्रामीण रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में हमारा अंतिम प्रश्न है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। तो देखिए इसको आप खुद से करेंगे, देखिए खुद आपको लिखना है। और बाकी का जो आपके काव्य सौंदर्य जो है प्रस्तुत करना, रचना, अभिव्यक्ति से जुड़े हुए प्रश्न, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि इनको आपने खुद ही करना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है
ये प्रश्न हमारे इस तरह के हैं कि आपने पाठ से कितना सीखा, आप कितना समझे और आपकी कल्पना शक्ति कितनी है, आप किस तरह की रचना कर सकते हैं, आपकी अभिव्यक्ति कितनी है, कैसी है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट होता है। पाठ को हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से रीडिंग की थी पाठ की और भावार्थ भी समझा था। आज भी हमने एक बार पाठ को रिवाइज किया है और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अभी तक जितने भी हमारे चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं उनमें किसी पाठ में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी तरह की हो तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर आप यहाँ पर डायरेक्ट अपनी समस्या हमें बता सकते हैं, चाहे हिंदी व्याकरण से जुड़ी हो, चाहे हिंदी क्षितिज से जुड़ी हो, चाहे किसी और आपकी पाठ्य पुस्तिका से जुड़ी हो। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।